Hello everyone, welcome to EduChats. We are with the set 6 of SSB PGT 2023 examination and we are continuing with the set, and definitely I will tell you the dates on Telegram on which date I am bringing 100 MCQs. Very soon, today itself I will announce the dates of 100 MCQs. So stay connected. Press the subscribe button and join the Telegram channel for more updates. So let us discuss most expected MCQs in your examination. So the first question of the day is, which of the following is not the example of qualitative research? इनमें से कौन सा qualitative research नहीं है? Phenomenology, survey research, case study research, focus group discussion. देखिए, रिसर्च को हम अगर अप्रोचेस के बेस पर आधार पर अलग करें तो एक होता है क्वांटिटेटिव और एक होता है क्वालिटेटिव और एक होता है मिक्स्ड मेथड रिसर्च। हालांकि मिक्स्ड मेथड रिसर्च के बारे में सभी को उतना आइडिया है नहीं क्योंकि उतना यूज़ नहीं हो रहा है, लेकिन मिक्स्ड मेथड रिसर्च एक प्रकार का बहुत ही आप बोल सकते हो इफेक्टिव रिसर्च मेथडोलॉजी है, क्योंकि जहाँ पे क्वांटिटेटिव से काम नहीं चल रहा है, सिर्फ क्वालिटेटिव का काम नहीं हो रहा है, तो फिर वहाँ पे मिक्स्ड मेथड से काम होगा। ठीक है, क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव विल बी मिक्स्ड मेथड रिसर्च। तो इनमें से कौन सा क्वालिटेटिव रिसर्च नहीं है बताइए। पॉज कीजिएगा और आंसर कीजिए, कमेंट बॉक्स में हमें बताइए आपका आंसर क्या रहा। ठीक है, ज़रूर बताइएगा, हम ज़रूर आपको रिप्लाई करेंगे यहाँ पे। चलिए, फेनोमेनोलॉजी ये तो है ही, केस स्टडी है ही क्वालिटेटिव, फोकस ग्रुप डिस्कशन भी क्वालिटेटिव है, सर्वे रिसर्च जो है वो एक क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथडोलॉजी है, इसलिए सर्वे रिसर्च विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, what percentage of plagiarism is allowed by UGC according to the latest rules and regulation by UGC? UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के द्वारा कितना प्लैगियरिज्म अलाउड है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने क्या बोला है? मतलब प्लैगियरिज्म पहले होता क्या है? प्लैगियरिज्म ये होता है कि अगर आप कहीं से भी किसी का भी कंटेंट चुरा करके अपने कंटेंट में डाल रहे हो, या फिर कहीं से भी कोई भी टॉपिक उठा करके आप खुद उसे यूज़ कर रहे हो विदाउट द नॉलेज ऑफ ऑथर, जो लिखा हुआ है, जिसका लिखा हुआ है, मैंने कुछ लिखा हुआ है, आप मुझे बिना बताए मेरा जो राइटिंग है या फिर मेरा जो रिसर्च है वो कॉपी करके आप कहीं पे बेच रहे हो या फिर पेस्ट कर रहे हो या फिर पब्लिश कर रहे हो, तो दैट विल बी कॉल्ड एज प्लैगियरिज्म। ठीक है, तो प्लैगियरिज्म वो होता है जब हम किसी का कंटेंट बिना पूछे बिना परमिशन के कॉपी करते हैं। तो कितना प्लैगियरिज्म अलाउड होता है यूजीसी के अनुसार? 5%, 10%, 15%, 20%। तो इसका आंसर क्या होगा? 10%। तो आपका जो प्लैगियरिज्म है वो कितना होगा? 10%। ठीक है, कितना होना चाहिए? 10%। 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो फिर हम प्लैगियरिज्म चेक करने के लिए बहुत सारे फ्री एज वेल एज बहुत सारे पेड बहुत सारे टूल यूज़ करते हैं, सो दैट आवर रिसर्च विल बी यूनिक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ इंटरव्यू? इनमें से कौन सा एक टाइप ऑफ इंटरव्यू नहीं है? स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, इम्पर्सनल इंटरव्यू, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, इनमें से कौन सा इंटरव्यू टाइप नहीं है? पॉज कीजिए और आंसर कीजिए। चलिए आंसर देखते हैं इसका। इम्पर्सनल इंटरव्यू कुछ होता नहीं है। ठीक है, जानते हैं स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू क्या है? देखिए, स्ट्रक्चर्ड मतलब वेल प्रिपेयर्ड। आपने इंटरव्यू में, सपोज मैं आप लोगों का इंटरव्यू लेना चाहता हूँ या फिर कोई इंटरव्यूअर है जो आपका इंटरव्यू लेना चाहता है, तो वो अपने साथ वेल प्रिपेयर्ड करके बहुत सारे शेड्यूल लेके आएगा, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस वो लिख के लाएगा और वहाँ पे स्ट्रक्चरली एक के बाद एक पूछेगा और आपसे आंसर लेगा। अनस्ट्रक्चर्ड में क्या होता है? बिना कोई प्रिपरेशन के मैं आया हूँ लेकिन आपसे रिलेटेड सवाल कर रहा हूँ, एजुकेशन के रिलेटेड सवाल। दो आई एम नॉट प्रिपेयर्ड बट आई कैन आस्क यू डिफरेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द फील्ड ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन से कोई भी सवाल मैं कर सकता हूँ। सेमी स्ट्रक्चर्ड मतलब मैंने बस पॉइंट लिखा है कि मुझे क्या पूछना है, पर्सनल डेटा, एजुकेशनल डेटा, हॉबीज़, उसके बाद उनका अचीवमेंट, उसके बाद उनका इंटरेस्ट, बस मुझे यही पूछना है। इसके अंदर मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ, बस मैंने पॉइंट लिखा हुआ है, इसके अंडर में मान लीजिए पर्सनल डिटेल के अंडर में मैं 5-6 चीज़ें पूछ सकता हूँ। मुझे सारी चीज़ें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बस एक ही पॉइंट लिख के जा रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे मैं और भी डीप सवाल आपसे कर सकता हूँ, सेमी स्ट्रक्चर। लेकिन इम्पर्सनल इंटरव्यू कुछ होता ही नहीं है। आगे बढ़ेंगे। फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर इज नॉट फाउंड इन इंडिया? इनमें से कौन सा बौद्धिक जो शिक्षा स्थल है जो अभी इंडिया में नहीं है?
मतलब वंस अपॉन ए टाइम इट वाज इन इंडिया बट अभी नहीं है। जैसे नेपाल वंस अपॉन ए टाइम हमारा ही पार्ट था लेकिन आज नहीं है, ठीक है। वैसे देखा जाए तो कौन सा सेंटर जो अभी इंडिया में नहीं आता है? विक्रमशिला, नालंदा, तक्षशिला, वल्लभी, इनमें से कौन सा बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर इंडिया में नहीं है? बताइए पॉज करके आंसर। चलिए, इसका आंसर होगा तक्षशिला। अब तक्षशिला कहाँ पे है? इस्लामाबाद, पाकिस्तान में है, ठीक है। तक्षशिला कहाँ पे है अभी? इस्लामाबाद, पाकिस्तान में है, ठीक है। पाकिस्तान, याद रखिए जो चीज़ें हैं ना वो आपको याद रखना चाहिए कि कहाँ पे कौन सा इंस्टीट्यूशन अभी है, ठीक है। और आपको पता ही है बुद्धिस्ट सेंटर मतलब ज़्यादातर बुद्धिस्ट सेंटर हमारे इंडिया में बिहार में है, जो आपको मिलेगा। नालंदा हो गया, ये सब, विक्रमशिला, ये सब बिहार में मिलेगा। वल्लभी गुजरात में है, और एक है जगदल्ला, जगदल्ला जो कि बांग्लादेश में है, ठीक है। चलिए, तो ये सारे बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर कहाँ पे है आपको याद हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच इज और आर द ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स इन इंडिया, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन गलत है, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर रहे हैं। इट इज़ अपलोडेड ऑन यूट्यूब बट आप यहाँ पे थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर देना। विच इज और आर नॉट द ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म इन इंडिया, इनमें से कौन सा एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म नहीं है? माइंड द वर्ड यहाँ पे मैंने लिख दिया है नॉट, ठीक है। क्वेश्चन में ये मत पढ़िएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग या फिर विच इज द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ये पूछ रहा है विच इज नॉट द ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म इन इंडिया, इनमें से कौन सा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म नहीं है? दीक्षा, स्वयं प्रभा, एडुसेट। ये दीक्षा तो हम पढ़ते ही हैं, दीक्षा आपसे। स्वयं वेबसाइट मैंने बताया भी था, स्वयं प्रभा भी है जो कि ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, लेकिन एडुसेट नहीं है क्योंकि एडुसेट हमारा इंडिया का सबसे पहला सैटेलाइट है, एजुकेशनल सैटेलाइट, ठीक है। तो ये एक लर्निंग प्लेटफॉर्म नहीं है। क्लियर? आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल से दिया गया है, असर्शन एंड रीजन, जो कि पैटर्न नहीं बोल सकते कि एसएसबी में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि देखे जाते हैं कि डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा बढ़ाया जाता है, पैटर्न ऑफ एग्जाम थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इसलिए आपको डिसाइड करना है कि आप कैसे आंसर करोगे, हाउ टू बी प्रिपेयर्ड। इसलिए एक क्वेश्चन असर्शन रीजन से मैंने बनाया है। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं तो यू आर एट द राइट ट्रैक, इससे सॉल्व कीजिए और आप पता चल जाएगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे। चलिए, असर्शन मतलब हमारा मानना क्या होता है कि चिल्ड्रन कैन बी मोटिवेटेड टू लर्न थ्रू रीइंफोर्समेंट विच इज़ अ पॉजिटिव रीइंफोर्सर फॉर द चिल्ड्रन। हमारा मानना ये है कि बच्चे को अगर हम मोटिवेट करते हैं रीइंफोर्समेंट दे के, यानी गिफ्ट वगैरह, या फिर हम उन्हें पैट कर सकते हैं, हम उन्हें प्रेज कर सकते हैं, अगर ये करेंगे तो ये एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देगा बच्चे को और भी आगे जाने की वो मदद करेगा। रीज़न क्या है? पनिशमेंट डज नॉट हैव एनी प्लेस इन अ चाइल्ड्स लर्निंग। क्योंकि हम किस लिए देते हैं? क्योंकि पनिशमेंट उनके ज़िंदगी में या फिर उनके लर्निंग में कोई जगह नहीं है उनके लर्निंग में। मतलब बच्चा सीखेगा, उसके रास्ते में कोई भी प्रकार का पनिशमेंट नहीं आएगा, ये बोला गया है रीज़न में, ठीक है। तो इनमें से कौन सा सच है? ए आर, ऐसे डिकोडिंग नहीं किया जाता है, ए एंड आर। तो बोला गया है फर्स्ट ऑप्शन में बोथ ए एंड आर ट्रू, ये भी सही है, ये भी सही है। चलिए, ये ऑप्शन ए हो गया। ऑप्शन बी, ए इज ट्रू, असर्शन इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, आर फॉल्स है, लेकिन R is not the correct explanation of A। R A का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। मतलब ये क्यों हुआ? क्योंकि ये नहीं हो सकता। असर्शन में बच्चे क्यों मोटिवेटेड हो रहे हैं पॉजिटिव इन्फोर्समेंट? क्योंकि उन्हें इन्फोर्समेंट दिया जा रहा है। उसका रीज़न ये है कि पनिशमेंट उन्हें नहीं दिया जा सकता है, इसलिए पॉजिटिव इन्फोर्समेंट देना पड़ता है। ये कोई रीज़न नहीं रहा, ठीक है। मतलब बी पॉइंट यही बोल रहा है कि R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। A का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है R, ठीक है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये जो रीजन असर्शन का दिया गया है ये भी सही है। देखिए, फर्स्ट ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन में दोनों, देखिए यहाँ पे दोनों ट्रू है, यहाँ पे भी दोनों ट्रू है, लेकिन यहाँ पे नहीं बताया गया कि रीजन भी सही है। इसका रीजन, इस चीज का असर्शन का रीजन यही है, ये नहीं बताया गया था, ठीक है। चलिए, बोथ ए एंड आर फॉल्स, तो ऑप्शन में आंसर दिख ही रहा होगा कि ए और आर दोनों जो है वो फॉल्स है, सॉरी ए ट्रू है, आर फॉल्स है।
क्योंकि पनिशमेंट डज नॉट हैव एनी प्लेस इन चाइल्ड्स लर्निंग। देखिए हम बस आज अगर 50 साल पहले चले जाएंगे, नहीं तो 20 साल पीछे भी हम अगर जाते हैं तो मास्टर जी क्या करते थे, हमें डरा धमका के पढ़ाई में बहुत कुछ पूछ लेते थे और मतलब मार ना पड़े इसलिए हम पढ़ लेते थे। तो देखिए उनका मतलब जो बोलते हैं ना कि कॉर्पोरल पनिशमेंट, पढ़ने से कुछ ना कुछ हमारे लाइफ में हो रहा था और अभी हो भी रहा है उनके वजह से, शायद उनके मतलब मारने के वजह से ही हम शायद आज यहाँ पे हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसा है मार पड़ने से वो मतलब उनकी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, उनकी बात आप मतलब उनके बारे में मत सोचिए, ठीक है। मतलब अगर देखा जाए कोई भी प्रकार का पनिशमेंट, मम्मी पापा भी हमें कोई प्रकार का पनिशमेंट देते हैं तो पनिशमेंट से भी बहुत कुछ हम सीखते हैं। लेकिन आज के डेट में हम ये नहीं बोल सकते हैं कि पनिशमेंट अच्छा है, लेकिन पनिशमेंट हमारे लाइफ में कुछ ना कुछ तो अच्छा हुआ था पनिशमेंट की वजह से। और अगर डर नहीं रहेगा कोई चीज़ का तो फिर कुछ नहीं होगा। देखिए हम भी अलार्म लगा के सोते हैं, हम लाइफ में अलार्म लगा के सोते हैं, इसका मतलब क्या है, क्योंकि हमें पता है कि हम नहीं उठेंगे तो क्या होगा। तो इसलिए एक प्रकार का वो भी तो पनिशमेंट है कि अगर मैं नहीं उठा तो फिर गलत हो जाएगा, टाइम निकल जाएगा, एग्ज़ाम मिस हो जाएगा, इसलिए हम अलार्म लगाते हैं। जैसे अलार्म लगाना ज़रूरी है, वैसे बचपन में हमें जब माँ और पापा डांटते थे, मारते थे, थोड़ा बहुत मारते थे, फिर मतलब इसका मतलब ये है वो कुछ सिखाना चाहते थे, इसलिए यहाँ पे पनिशमेंट नहीं होगा ऐसा ही नहीं है। तो फिर आर इज़ फॉल्स हो गया, फिर आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्लियर है बात, आगे बढ़ेंगे। बाय विच मेथड ऑफ सिलेक्शन एवरी इंडिविजुअल हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। सैम्पलिंग की बात हो रही है, रिसर्च। इनमें से कौन सा ऐसा मेथड ऑफ सिलेक्शन है जहां पे हर एक व्यक्ति को, हर एक सब्जेक्ट को इक्वल चांस मिलेगा सिलेक्ट होने का? एक्सीडेंटल सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आप कर सकते हो क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। प्रोबेबिलिटी का मतलब ये होता है प्रोबेबल, यानी कि सबका एक चांस है आप सिलेक्ट हो सकते हो। जैसे कि 50 स्टूडेंट हैं, मुझे उनमें से 10 सिलेक्ट करने हैं, तो फिर जब मैं क्लास में खड़ा हो जाऊं तो सबको लगेगा शायद मुझे सिलेक्ट कर लें, शायद मुझे सिलेक्ट कर लें, सबको यही लगेगा कि शायद मुझे सिलेक्ट कर लें। तो फिर कोई भी सिलेक्ट हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कौन सिलेक्ट होगा वो नहीं पता। अगर वो पता चल जाता तो वो नॉन प्रोबेबिलिटी हो जाता, क्योंकि सबको पता है कि सर तो टॉपर को ही बुलाएंगे, तो फिर तो बात खत्म हो गई, तो नॉन प्रोबेबिलिटी हो गया। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है सबको इक्वल चांस मिलेगा सिलेक्ट करने के लिए, वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में होता है। आगे बढ़ेंगे। When a researcher conducts research, which variable is not controlled or manipulated by the research directly? रिसर्चर जब एक रिसर्च कर रहा है वहाँ पे ऐसा कौन सा वेरिएबल है जिसको ये डायरेक्टली, रिसर्चर डायरेक्टली कंट्रोल या फिर मैनिपुलेट नहीं करता है? हालांकि वो बदलाव लाता है लेकिन वो डायरेक्टली उसे मैनिपुलेट या फिर कंट्रोल नहीं करता है। डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंटरवीनिंग वेरिएबल, मॉडरेटर वेरिएबल, इनमें से कौन सा है जिसको वो डायरेक्टली मैनिपुलेट नहीं करता है? तो इसका आंसर होगा डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि देखिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो रिसर्चर उसे मैनिपुलेट करता है सो दैट ही और शी कैन ऑब्जर्व द चेंजेस और द इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो इसीलिए डिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसको कभी भी रिसर्चर डायरेक्टली मैनिपुलेट नहीं करता है, बल्कि इंडिपेंडेंट को करता है सो दैट इट विल ब्रिंग चेंजेस इन डिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। इन अ स्कूल ए साइंस टीचर टीचेस अबाउट द एनवायरमेंटल एथिक्स एंड प्रिजर्विंग इट अलॉन्ग विथ टीचिंग साइंस टू द स्टूडेंट। एक विज्ञान का शिक्षक है स्कूल में जो कि परिवेश के बारे में पढ़ाता है, एनवायरमेंटल एथिक्स के बारे में पढ़ाता है और उसे कैसे प्रिजर्व किया जा सकता है उसके बारे में पढ़ा रहे हैं। हालांकि वो साइंस पढ़ा रहे थे, साइंस का कोई भी टॉपिक, लाइट पढ़ा रहे हो चाहे फोर्स पढ़ा रहे हो, पढ़ाते पढ़ाते या फिर जूलॉजी पढ़ा रहे हो, मतलब बॉटनी पढ़ा रहे हो किसी पेड़ के बारे में या फिर कोई कोशिका के बारे में वो पढ़ा रहे हैं, लेकिन बीच बीच में एनवायरमेंटल एथिक्स, कैसे हमें अपने चारों तरफ को मतलब ग्रीनरी रखना है, ठीक है, हरा भरा रखना है, इसके बारे में वो सिखा रहे हैं बच्चों को। पहले तो उन्होंने अपना टॉपिक पढ़ा दिया, लेकिन बीच बीच में वो एनवायरनमेंट के बारे में भी बात कर रहे हैं, कैसे हमें उन्हें रोकना है, कैसे पेड़ लगाना है, ये सब बोल रहे हैं। तो ये विच काइंड ऑफ करिकुलम डज इट इंडिकेट, ये किस प्रकार का करिकुलम है? एन एक्सप्लिसिट करिकुलम, ए हिडन करिकुलम, टीचर ओरिएंटेड करिकुलम, लर्नर ओरिएंटेड करिकुलम, ये किस प्रकार का करिकुलम है? चलिए पॉज कीजिए और आंसर कीजिए। इसका आंसर होगा हिडन करिकुलम। देखिए हिडन करिकुलम का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो सिलेबस है, करिकुलम है, उसमें लिखा गया है कि आप साइंस पढ़ाओगे, फोर्स पढ़ाओगे या फिर आप मान लीजिए ब्लड सेल्स पढ़ाओगे, ठीक है, ये पढ़ाओगे,
लेकिन यहाँ पे टीचर उसके अलावा एनवायरमेंटल एथिक्स बच्चों को सिखा रहा है, ठीक है, बता रहा है। तो ये शायद एग्जाम में ना आए, करिकुलम में ना हो, लेकिन हिडन करिकुलम है, यानी कि हम बच्चों को पढ़ाई में ये सब भी सिखाएंगे। नहीं बोला गया है कि आप सिखाओ, लेकिन ये भी एक प्रकार का शिक्षा है, इसलिए ये करिकुलम में है। मतलब अच्छी चीज़ें सीखना करिकुलम में है, लेकिन वो लिखा नहीं है, प्रेस्क्राइब्ड नहीं है, ऐसा लिखा नहीं है यूनिट 1 में ये पढ़ा जाएगा, 2 में ये, 3 में ये, 4 में, ऐसा लिखा नहीं गया, इसलिए ये हिडन करिकुलम। आगे चलेंगे। यूनेस्को इज द एक्रोनिम ऑफ, यूनेस्को का एक्रोनिम क्या है? यूनेस्को क्या, इसका मतलब किसका एक्रोनिम है यूनेस्को? पढ़िए और आंसर कीजिए, इसका आंसर क्या होगा। पॉज कर लीजिए, आंसर कीजिए आराम से। चलिए हम देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। 1945 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। व्हेन अ रिसर्चर कंडक्ट अ स्टडी इन वन पर्टिकुलर टॉपिक ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इट इज कॉल्ड। जब एक रिसर्चर एक स्टडी को वन पर्टिकुलर टॉपिक पे, एक ही पर्टिकुलर टॉपिक पे ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब इस साल स्टडी किया, अगले साल किया, फिर ऐसे करके 3-4 साल, 5 साल, 10 साल ऐसे स्टडी कर रहा है, मतलब एक ही टॉपिक पे लॉन्ग स्टडी कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कंटिन्यूस स्टडी कर रहा है। क्रॉस सेक्शनल स्टडी, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी, हिस्टोरिकल रिसर्च, ट्रेंड स्टडीज, हम क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज। देखिए सर्वे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है क्रॉस सेक्शनल, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल मतलब एक ही ग्रुप को ओवर अ पीरियड ऑफ लॉन्ग टाइम, मतलब 1, 2, 3, 4 ऐसे करके स्टडी कर रहा हूँ। क्रॉस सेक्शनल मतलब एक ही टाइम में अलग अलग ग्रुप को स्टडी कर रहा हूँ, अलग अलग ग्रुप को स्टडी कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही ग्रुप है, सिंगल ग्रुप स्टडीड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन यहाँ पे एक पीरियड ऑफ टाइम में डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स आर बीइंग स्टडीड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 12th, which commission or policy has recommended the establishment of diets at the district level? किसने रिकमेंड किया था? कौन सा कमीशन ऐसा है जिसने रिकमेंड किया था, या फिर पॉलिसी ऐसा है जिसने रिकमेंड किया था कि DIET, डाइट मतलब कि डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इस्टेब्लिश होगा। ये एक प्रकार का टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, ठीक है, जहाँ पे टीचर ट्रेनिंग होता है। टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बोल लीजिए, टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बोल लीजिए, ठीक है। ये एक इंस्टीट्यूट है जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है। ये किसने रिकमेंड किया था? कोठारी कमीशन 1964-66, नेशनल कमीशन ऑन टीचर्स 1983-85, NPE नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। किसने रिकमेंड किया था? मैंने कल ही बोला था इसको कि NPE 1986 ने इस्टेब्लिश करने के लिए रिकमेंड किया था कि डाइट इस्टेब्लिश हो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। आगे बढ़ेंगे। द एक्रोनिम ऑफ इन्फ्लिबनेट, इन्फ्लिबनेट का एक्रोनिम क्या है? देखिए ये बहुत सारा आपको लग रहा होगा, एक्रोनिम बहुत सारा हो गया, लेकिन ये सभी इंपॉर्टेंट है एजुकेशन रिलेटेड, ठीक है। ये सभी क्वेश्चंस आपके लायक है, PGT में आ सकता है। मैं खुश होऊंगा अगर ये मैंने जितना भी सेट कराया है, और भी 2 सेट बाकी है जो मैं आपको कराऊंगा, अगर इस सेट में एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस भी आ जाए तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। क्योंकि OES जब हम मतलब बहुत सारे मतलब क्वेश्चंस आपने देखा होगा हमारे सीरीज़ में, OES के टाइम में हमने क्वेश्चन कराया था, सिर्फ 20 क्वेश्चन किया था मैंने, और उसमें से भी 6 क्वेश्चंस एग्जाम में आए थे। तो आई होप कि इनमें से भी आपको क्वेश्चन मिल जाए, ठीक है। चलिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मिल जाए तो भी हम बहुत खुश होंगे, ठीक है। चलिए इन्फ्लिबनेट का मतलब क्या एक्रोनिम होता है? इंफॉर्मेशन लिबर्टी नेटवर्क, इंटरनेशनल लाइब्रेरी नेटवर्क, इंटरनेशनल लिटरेसी नेटवर्क, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। ये एक ओपन लाइब्रेरी टाइप होता है जिसको मैनेज किया जाता है ताकि आप हर एक चीज़ को यहाँ पे एक्सेस कर पाओ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू NEP 2020 द पैटर्न ऑफ स्कूल एजुकेशन इन इंडिया वुड बी। NEP 2020 के हिसाब से स्कूल एजुकेशन का पैटर्न क्या होने वाला है? बहुत ही आसान होगा। 5+3+2+5, 10+2+2+3, 5+3+3+4, 5+3+4+3। कौन सा आंसर होगा? पॉज कीजिए और आंसर कीजिए। डेफिनेटली 5+3+3+4, ठीक है। तो ये उनका पैटर्न रहेगा। आपको पता है कौन सा स्टेज है, ठीक है, तो उसको हम रिपीट नहीं कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू NEP 2020, यहाँ पे वही बात हो गई। NEP का मतलब 2020 समझ जाओ, ठीक है। बाकी सब NPE है, अच्छे से याद रखिएगा।
बाकी सब NPE है, 1968, 1986, ये सब NPE, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, लेकिन ये नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी, ठीक है। तो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP है, बाकी सब NPE है। तो NEP का मतलब ही होता है 2020, ठीक है। अकॉर्डिंग टू NEP टोटल GDP टू बी एलोकेटेड टू एजुकेशन इज, टोटल GDP कितना दिया जाएगा? 6%, 5%, 8%, 7%। चलिए आंसर कीजिए। इसका आंसर है 6%। टोटल GDP का 6% हम एजुकेशन के लिए अलॉट करेंगे, ये रिकमेंड किया गया NEP के द्वारा। ओके नेक्स्ट, द बुक द रिपब्लिक इज रिटन बाय, ये किताब किसने लिखा था? किताब, डेफिनेशन और एक्रोनिम, ये कॉमन क्वेश्चंस है जो कि आएंगे, ठीक है। तो ये किताब किसने लिखा था? द रिपब्लिक, ये किसने लिखा? विलियम जेम्स, जॉन डे, प्लेटो, एरिस्टोटल, किसने लिखा? आसान सा सवाल है, अगर आपने पढ़ा होगा कहीं पे कभी भी तो याद हुआ होगा कि प्लेटो ने लिखा था द रिपब्लिक, ठीक है। और एक है एकेडमी, एकेडमी नामक एक यूनिवर्सिटी जो है वो प्लेटो ने एस्टेब्लिश किया था यूरोप में। चलिए चूज द इनकरेक्ट पेयर, इनमें से कौन सा गलत है उसको चूज कीजिए। इंडक्टिव मॉडल ऑफ करिकुलम डिजाइन हिलर डावा ने दिया, डिडक्टिव मॉडल ऑफ करिकुलम राल्फ टाइनर ने दिया, ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड मॉडल माइकल स्क्रिवन ने दिया, रेस्पॉन्सिव मॉडल रॉबर्ट स्टिक ने दिया। अब इसमें गलत क्या है वो चूज कीजिए। देखिए ऑप्शन आप पॉज कीजिए और आंसर कीजिए, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड मॉडल जो है वो माइकल स्क्रिवन ने नहीं, वही राल्फ टाइनर ने दिया था, ठीक है, ठीक है। गोल फ्री मॉडल माइकल स्क्रिवन ने दिया था, गोल फ्री मॉडल, ठीक है, माइकल स्क्रिवन ने दिया था। तो अगर देखा जाए यही गलत है, ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड मॉडल। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। व्हेन डिड NCT बिकेम अ स्टैट्यूटरी बॉडी? NCT मैंने बताया था नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ठीक है। ये काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन है। एक स्टैट्यूटरी बॉडी कब बना? 1991, 1993, 1995, 1997। बताइएगा आंसर, पॉज करिए और आंसर कीजिए। इंटरेस्टिंगली यहाँ पे कुछ बच्चे गलत आंसर कर लेंगे क्योंकि वो 93 पे क्लिक कर देंगे। देखिए 93 में एक्ट हुआ था, NCT एक्ट हुआ था जब NCT मतलब एस्टेब्लिश हुआ था। लेकिन 1995 17 अगस्त 1995 को ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी बना, ठीक है, परमानेंट बॉडी। चलिए आगे देखते हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी किसने दिया था? हेनरी फेयोल, फ्रेडरिक विंसलो टेलर, रॉबर्ट ब्लेक, लूथर गुलिक। देखिए पॉज कीजिए और आंसर कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन याद रखिएगा साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी को ये भी बोला जाता है टेलरिज्म, ठीक है, टेलरिज्म। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कौन है फ्रेडरिक विंसलो टेलर, जिसको टेलरिज्म भी बोला जाता है, साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सुपरविजन इज डिफरेंट फ्रॉम इंस्पेक्शन इन द सेंस दैट, सुपरविजन और इंस्पेक्शन दोनों में जो फर्क है वो क्या है? इट इज़ पॉजिटिव इन नेचर, सुपरविजन एक पॉजिटिव नेचर है। सुपरविजन फोकसेस ओनली ऑन फीडबैक, ये फीडबैक पे ही फोकस करता है, बाकी किसी चीज़ पे नहीं करता। देन है इट इज़ अ रेमेडी फॉर सोल्यूशन, ये एक सोल्यूशन है, रेमेडी है। और बोथ A एंड C, कौन सा होगा सुपरविजन, जो कि इंस्पेक्शन में नहीं है। आंसर होगा बोथ A एंड C। देखिए क्यों होगा, क्योंकि देखिए इंस्पेक्शन में आप सिर्फ खामियां ढूंढते हो, कौन सा नेगेटिव पॉइंट है, क्या नहीं किया गया है, विच इज़ मिसिंग, आपने क्यों नहीं किया है, इंस्पेक्शन। सुपरविजन में इट इज़ अ नेचर ऑफ हेल्पिंग, पॉजिटिव इन नेचर, आपको हेल्प करेगा, रेमेडी देगा, सोल्यूशन करेगा, इसलिए बोथ A एंड C होगा। लेकिन अगर यहाँ पे लिखता फीडबैक लिखता तो सही रहता, लेकिन यहाँ पे लिखा गया ओनली ऑन फीडबैक, सिर्फ और सिर्फ फीडबैक। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ फीडबैक पे फोकस करता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज ट्रू अबाउट इंक्लूसिव एजुकेशन, इनमें से जो कॉम्बिनेशन है जहाँ पे यह लिखा गया है, इनमें से कौन सा इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए ट्रू है, सच है? चेंजिंग द स्कूल सिस्टम फॉर लर्नर्स, स्टूडेंट्स चेंज देमसेल्फ टू द स्कूल सिस्टम, चाइल्ड गेट्स फ्रीडम ऑफ लर्निंग, द स्कूल एनवायरमेंट इज सपोर्टिव, असिस्टिव टेक्नोलॉजीज आर यूज्ड, स्टूडेंट्स आर taught in only group method of teaching, teachers are fully trained to teach special children। अब बताइए इनमें से कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर कॉम्बिनेशन सही है? पॉज कीजिए और आंसर कीजिए, हम चलते हैं आंसर पे। आंसर हो जाएगा आपका C, ठीक है। इसका मतलब है, देखिए सिंपल सी बात है कि अगर स्कूल सिस्टम को हम चेंज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे स्टूडेंट चेंज देमसेल्फ टू द स्कूल सिस्टम, मतलब स्कूल अपने आप को नहीं चेंज करे, किंतु लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है,
स्कूल सिस्टम लर्नर्स के लिए चेंज हो रहा है, यानी स्कूल इज चेंजिंग फॉर द स्टूडेंट्स, ये सही है। दूसरी बात ये है चाइल्ड गेट्स फ्रीडम, ये तो होगा ही क्योंकि बच्चे को फ्रीडम यहाँ पे मिलेगा और स्कूल एनवायरनमेंट भी सपोर्टिव रहेगा, ये भी सही है। असिस्टिव टेक्नोलॉजी यानी जो गैजेट्स मिलते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिकल गैजेट हो गया, असिस्टिव टेक्नोलॉजी हो गया, ठीक है, जो सुन नहीं पा रहे, जो देख नहीं पा रहे, उन लोगों के लिए टेक्नोलॉजी यूज करके पढ़ाया जाएगा, उसको हम असिस्टिव टेक्नोलॉजी बोलते हैं। तो दैट इज ऑल्सो यूज्ड। देन स्टूडेंट्स आर टॉट ओनली इन ग्रुप मेथड, ग्रुप मेथड में नहीं पढ़ाया जाता क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन में ग्रुप मेथड नहीं होता है। टीचर्स आर फुल्ली ट्रेन टू टीच स्पेशल चिल्ड्रन, हर एक स्कूल में फुल्ली ट्रेन टीचर नहीं होते हैं, दैट इज वाई यहाँ पे सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेटेड इन प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रन बाय द माइनॉरिटीज। कौन से धारा में ये बताया गया कि हमारा जो स्टेट है वो किसी भी इंस्टीट्यूशन जो कि माइनॉरिटी के द्वारा चलाया जा रहा है उसको असिस्टेंस देने में, मदद करने में या फिर जो फंड देने में कोई भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। आर्टिकल 30 क्लॉज 1, आर्टिकल 30 क्लॉज 2, आर्टिकल 30 एंड आर्टिकल 16। कौन सा आर्टिकल है, पॉज कीजिए फिर आंसर कीजिए, ठीक है। तो ये है आर्टिकल 30 क्लॉज 2। यहाँ पे बोला जा रहा है उनको ये फ्रीडम दिया जाता है या फिर उनको डिस्क्रिमिनेशन से हमें बचाया जाता है। सो द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेटेड in providing assistance to any educational institutions run by the minorities। क्लियर है बात, आगे बढ़ते हैं। Disability of movement and coordination of motor skills is called as, जिसके पास मूवमेंट या फिर मोटर स्किल कोऑर्डिनेशन नहीं है उस डिसेबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया, डिस्फेसिया, ऑटिज्म। इसको क्या बोलते हैं? आंसर चलिए, इसको बोलते हैं डिस्फेसिया। देखिए डिस्फेसिया को एफेसिया भी बोलते हैं, एफेसिया भी बोलते हैं, ठीक है, एफेसिया। और एफेसिया का मतलब होता है कि अगर आपके बॉडी के जो लिम्स हैं यानी जो जॉइंट्स हैं वो मूवमेंट अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, मोटर स्किल कोऑर्डिनेशन, हाथ पैर में कोऑर्डिनेशन आपका सही नहीं हो रहा है, तो फिर इसको हम डिस्फेसिया, एफेसिया बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएनसीआरपीडी स्टैंड्स फॉर। यूएनसीआरपीडी इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए यूज़ होता है, CWSN या फिर जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड उनके लिए यूज़ होता है, ये कन्वेंशन है। तो मुझे बताइएगा यूएनसीआरपीडी का क्या मतलब होता है? पॉज कीजिए फिर आंसर कीजिए। चलिए, इसका सही आंसर क्या हो गया? यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज। यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन हुआ था पर्सन ऑफ विथ डिसेबिलिटी के राइट्स के बारे में डिस्कस करने के लिए। यहाँ पे बहुत सारे आर्टिकल्स भी लिखे गए हैं, सेक्शन भी लिखे गए हैं जो कि लागू किए जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं 25th क्वेश्चन पे। IEP स्टैंड्स फॉर। IEP का क्या मतलब होता है? देखिए ये जो मैं आपको एक्रोनिम बता रहा हूँ ना, इसका सिर्फ एक्रोनिम नहीं है, एक्रोनिम के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट है। अगर सिर्फ एक्रोनिम याद रखोगे तो कुछ नहीं बनेगा काम, आपको एक्रोनिम के साथ काम भी याद रखना है कि IEP क्या होता है, यूनेस्को का काम क्या होता है, UNCRPD का काम क्या होता है, ये भी याद रखना। वो तो मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है। तो हम अच्छे से देखते हैं इसको, क्या है IEP, क्या है? ये है इंडिविजुअल एजुकेशनल प्रोग्राम, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम। अब इसको समझिए क्या होता है ये इंडिविजुअलाइज्ड। मतलब जैसे मैंने बताया इंक्लूसिव एजुकेशन ग्रुप में नहीं हो सकता क्योंकि हर एक इंसान का हर एक अलग अलग डिसेबिलिटी होगा। कोई सुन नहीं पा रहा है, कोई देख नहीं पा रहा है, कोई चल नहीं पा रहा है, किसी का ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, किसी का ADHD है, ठीक है। तो फिर इसका मतलब है सबका नीड अलग अलग है, तो इसलिए हमें इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम प्रोवाइड करना पड़ेगा। मतलब हर इंसान के लिए अलग अलग एजुकेशनल प्रोग्राम हम प्लान करेंगे। दैट इज व्हाट इज नोन एज IEP और इंटीग्रेटेड एजुकेशन प्रोग्राम। देखिए गाइस, आज तक हमने देखा कि हमने अराउंड जो है 6 सेट कंप्लीट कर लिए हैं, उसमें से 25 क्वेश्चन हर एक सेक्शन में होता है, लेकिन एक सेशन जो सेकेंड क्लास में हमने 50 क्वेश्चन कराए थे। और एक बात है, टेलीग्राम में आज हम अनाउंस करेंगे 100 MCQ का। और एक बात यह है जो हम क्लास कर रहे हैं, अगर आपको सही में ये हेल्पफुल होता है, जब आप एग्ज़ाम दे के आए तो एक बार ज़रूर हमें बता दीजिएगा कमेंट में एग्ज़ाम कैसा हुआ और आपका जो है रिस्पॉन्स कैसा हुआ। और एक चीज़ मैं ये सोच रहा हूँ कि आपका जो टेलीग्राम लिंक है, जब आपका एग्ज़ाम दे के आओगे तो टेलीग्राम पे हम लोग डिस्कस करेंगे और टेलीग्राम उस दिन हम ओपन कर देंगे सबके डिस्कशन के लिए, ठीक है। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, अपने डाउट्स को आप पूछ सकते हो वहाँ पे। और जाते जाते उससे पहले हमारा एक कोट, एवरी डे इज़ योर डे, मेक इट काउंट। ये हर एक दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ही का दिन है, मेक इट काउंट। इसको 100% जी लीजिए और 100% पढ़ लीजिए।
Thank you everyone for watching. Subscribe the channel and like the session if this class seems helpful to you. और एक चीज़, आज ही आप अपना टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए so that we can have a discussion. Thank you all.